सिविल के पास बहुत सारी आग लगी है। सिविल के पास? हाँ, क्या था, प्लेन क्रैश हुआ, कुछ हुआ पता नहीं। हाँ हाँ, हाँ, ओके जरा ओके। सर हाँ वहाँ से टीम को टीएल को बोल के सर फायर ब्रिगेड भेजे ना जल्दी। हाँ, भिजवाता हूँ। हाँ 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 जी। हाँ। ચંપલ લઈને આવું પહેરવા નથી આવતો. અમારી ખુશીઓ જતી રહી બધી. આકાશ इतना बड़ा धमाका हुआ, हमारी बिल्डिंग भी हिल गई। ऐसा बहुत बड़ा धमाका हुआ था। हमने भागकर इधर आके, हम 5-6 छोकरे भागकर इधर आके देखा ना, तो ऐसा सुना है कि एयर इंडिया का प्लेन एकदम गिरा है। इतना आग का गुब्बारा था ना कि वहाँ कोई जा भी नहीं सकता था। धमाका होने से हम डर गए, फिर वापस भागे। फिर थोड़ी बहुत राहत हुई तो हम 5-6 छोकरे अंदर छेक स्पॉट पर आ गए। जो बनाव बना था ना, वहीं हम आए तो देखा तो एक बॉडी इधर पड़ी थी, एक बॉडी इधर पड़ी थी और बहुत सारी बॉडी पड़ी थी। अपन को अंदर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी सर। 3D पास तब वो टूट गया था, आप देखा तो उस टाइम पे। तो कई लोग बच्चे गए तो अब मैंने क्या चलो अपने भी चलते हैं, तो मैं भी उसके अंदर चला गया यहाँ पे। तो अपना क्या पैर जलने लगा, ये सब जला हुआ था वो बिल्डिंग। और बच्चे वहाँ पे थे, सब एक दूसरे का, फिर वहाँ से जब गैस के सिलेंडर थे इनका खाने का, कई लोग फेंक रहे तो अपने वहाँ फेंका, फिर सब काला काला हुआ था पूरा, ऐसे बदबू मार रही थी, सब जले हुए लोगों थे। तो ऐसा अपने वहाँ पे खड़े रहे की इच्छा नहीं हुआ। मेरे दिमाग में पहला थॉट ये आया था कि अगर ये प्लेन उससे करीब 200 मीटर आगे टकराया होता तो सिविल हॉस्पिटल था, तो जानहानि कितनी बड़ी हो सकती है, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल हमेशा फुल रहता है। आसपास में जो लोग रह रहे थे उनके भी परिवार वाले इसमें उनकी डेथ हुई थी। और जो डॉक्टर्स अंदर थे तो उन डॉक्टर्स की किसी को कल्पना तक नहीं थी, डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि उनके साथ ये हो सकता है। जब AI-171 क्रैश हुआ तब 15 साल का आकाश अपनी चाय की दुकान के करीब एक पेड़ के नीचे सो रहा था। ये ठीक वही जगह थी जहां प्लेन का विंग आकर गिरा। चाय की किल्ली मेरी दुकान यहाँ पे थी, यहाँ पे चाय की किल्ली थी मेरी। और इसकी माँ का टिफिन लेके आकाश लेके आया था। तो मैंने कहा टिफिन देगा तो वहाँ पे बैठना, मैं आता हूँ। बोले कि अच्छा पापा। वो टिफिन लेके आया, मैं ऑटो में रिक्शा लेके पैसेंजर छोड़ने गया। उसकी मम्मी यहाँ पर खा रही थी और लड़का सामने के साइड में सो रहा था। ऐसे प्लेन आ गया ना, तो जाने का वहाँ से सीधा यहाँ पे भी हुआ। और मेरा भतीजा था, बोले कि चाचा तू सिविल हॉस्पिटल के अंदर आ जा। गड्डू को बोले कि हॉस्पिटल के लिए अंदर ही लाया है। मैं वहाँ पे गया तो बोले कि गड्डू को पोस्टमार्टम के अंदर ले गया है। मैंने बोला पोस्टमार्टम के, क्योंकि लड़का चला गया। आकाश की मां शीतलबेन ने आकाश को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जेट फ्यूल से लगी आग इतनी तेज थी कि वो अपने बेटे तक पहुंचने से पहले ही झुलस गईं। बचाना गए, सब आग आए गए, मेरे मौका नहीं मिला बचाने के लिए। वो गई तो सही, इतने तलक गई जैसा पराखा हुआ ना, आग का गोला उसके सामने ही गया, उसके सामने गया। इसके लिए एक ऐसी मारुति आई बीच में, उसके लिए वो बच गई, नहीं तो वो भी चली जाती। जैसे मारुति बीच में आई, नहीं उसका सहारा लेके वो निकल गया, पूरी जल गई यहाँ पे। अब बोला कि आकाश को क्या हुआ, आकाश को क्या हुआ, सब बोलते हैं क्या आईसीयू में है, बोलते हैं मेरे को फोटा फाड़ के दिखाओ कितना जला है कितना नहीं जला है। सब परिवार में ऐसे बोलते थे, सारू से। मेरी मम्मी को ऐसे मालूम नहीं है कि मेरा भाई को जाएगा, मेरे मम्मी को दिखा दे तो मेरी मम्मी भी आपको चले जाती छोड़ के।
तेरे मम्मी को पता आज ये कल नहीं है, पर मैं तो अकेला ही रह गया अभी। મને 20 દિવસ પછી મને ખબર પડી મારો છોકરો જતો રહ્યો. બહુ દુઃખી થઈ ગયા મારા છોકરા વગર. મને ઘરમાં બી નથી ગમતું. મને રાતની ઊંઘ નથી આવતી. એના વિચાર બધા એ જાય. મને છોકરા બધી વિચાર મને આવે કે શું થયું. विमन आते हैं तो मेरे को डर लगता है. आप विमन नहीं वो जो नहीं देखते, विमन आते हैं तो वो नीचे क्योंकि और विमन का आवाज आते तो मेरे को बहुत डर लगता है. जब भी कोई हादसा होता है लोग अस्पताल की तरफ भागते हैं, लेकिन यहाँ अस्पताल भी हादसे का शिकार हुआ था क्योंकि फ्लाइट सीधे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरी थी। रात को जब उस एरिया का एक्सेस मिला लोगों को, जब जर्नलिस्ट अंदर जाने लगे तो पता चला कि लोग अपना खाना खा रहे थे. कई थालियों में रोटी सब्जी पड़ी हुई थी और वो भी खा नहीं पाए थे लोग, जितने भी एम्बुलेंस वाले थे. और मैं खुद वहाँ पे थी तो वो एक जो टिपिकल स्मेल आती है वो स्मेल कंटिन्यूज आ रही थी. मतलब वो तो 3-4 दिन तक जब हम जाते रहे वहाँ पे वो स्मेल आपको आती रहेगी. जाते हुए लाशें देखते थे, एक इधर पड़ी है, एक इधर बॉडी पड़ी है, एक इधर बॉडी पड़ी है. फिर हमने सब बॉडी उठा के 108 में सिविल हॉस्पिटल में भेजा. हमने उस दिन 275 लाइव और डेड, पहले जो सबसे पहले हमारी एम्बुलेंस टीम पहुंची थी तो वहाँ पे जो 18-20 जो पहले रेस्क्यू करके जो बचे हुए बंदे थे, एक सिक्योरिटी गार्ड था, फिर एक दूसरा जो सर्वाइवर था वो, और दूसरे जो डॉक्टर फैमिली के मेंबर्स थे उनको सबको शिफ्ट किया. बॉडी के कंडीशन बहुत ही किसी पहचान ना सके वैसी कंडीशन थे. जब ऑपरेशन चल रहा था पहले तो फुल बॉडी भी आ रही थी, उसके बाद पार्ट्स भी आने लगे. आइडेंटिफिकेशन इज अ मिक्स्ड जर्नी कि आप करेंगे क्या, क्योंकि जितने भी बॉडी हमने देखे थे उस टाइम पे इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. तो उनका आइडेंटिफिकेशन का सिर्फ साइंटिफिक तरीका रहता है, उसका डीएनए मैचिंग. इंसान जिंदा होता है तो वो खुद पैरों पे चलता है, लेकिन वहाँ पे तो टुकड़ों में रिश्तेदारों को उनके रिलेटिव्स दिए गए थे. डीएनए सैंपलिंग वो इकलौता तरीका था जिससे हादसे में मारे गए लोगों की शिनाख्त हो सकती थी. क्योंकि कई शव टुकड़ों में बिखर गए थे, सैंपलिंग में वक्त लगा. ये वक्त पुणे के समीर शेख के लिए बड़ी मुश्किल से बीता. उनका बेटा इरफान फ्लाइट के केबिन क्रू में था और हादसे के वक्त इरफान की उम्र सिर्फ 22 साल थी. हमको ये लोगों ने बताया कि सारे बॉडी बर्न हो गए, सारे बॉडी जल गए. और हम पहले दिन से आ रहे थे कि उसकी बॉडी कैसे बर्न हो गई, क्योंकि हमको तो बताया कि उसकी बॉडी बर्न हो ही नहीं. उसके जो पोस्टमार्टम के साथ हम पोस्टमार्टम रूम में हमको एक बॉक्स दिया गया कि उसके बॉडी के ऊपर के जो बिलोंगिंग्स है ये उसमें है. ये उसका पैंट, उसका शर्ट, उसका बेल्ट, उसका यूनिफॉर्म का जो जैकेट आता है वो, उसके पैर में के सॉक्स, अंडरगारमेंट, जब पूरे कपड़े साबुत है, कहीं पर भी जले हुए नहीं है. और उसका पोस्टमार्टम में लिखा है कि वो जल गया जल गया जल गया. क्या होता है कि ना इरफान की एक फ्रेंड है तो उसके फ्लैट के पास वो रहती है वहाँ पर बम्बई में. वो आज भी वहाँ पर पहुँचती है कि आती है. 1 साल हो गया, हम भी उस उम्मीद पे आज भी नहीं क्या. का जो व्हाट्सएप नंबर है
उस पर हम लोग डेली रेगुलर में उसको मैसेज डालते, उसको डेली रूटीन के बारे में बोलते रहते। उसका मोबाइल भी आज भी रिचार्ज करके रखा है नहीं हम, और उसका व्हाट्सअप चालू है, हम उसके व्हाट्सअप पे मैसेज डालते हैं और वो मैसेज हमको ऐसा लगता है कि उसको डिलीवर हो गया। हादसे के दिन आकाश पटेल ब्रिटेन में थे। 4 महीने पहले उनकी शादी हुई थी और उनकी पत्नी जयश्री पहली बार उनके पास आ रही थीं। आकाश का इंतज़ार कभी पूरा नहीं हुआ। बस एक ही बात चल रही थी, मुझे वहाँ आपके पास आना है बस, यह मुझे पसंद नहीं है अकेला। फिर एक लास्ट मेरा चैट था 133, लास्ट चैट कि प्लेन टेक ऑफ कर रहा है तो नेटवर्क नहीं आएगा। तो मैंने बोला ठीक है चलो रखते हैं, बाय, शांति से पहुँचो, मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे। फिर 1:40 को 1:40 को मेरी सिस्टर का फ़ोन आया उस टाइम कि जो जयश्री आ रही थी वो प्लेन क्रैश हो गया। तो उस टाइम पे हमको लगा कि क्रैश इतने टाइम में तो 8-10 मिनट में तो कहाँ से होगा, अभी तो बात हुई है मेरी। फिर 5-10 मिनट रह के फिर ग्रुप में मैसेजेस वो सब चालू हो गए कि ऐसा ऐसा हुआ है अहमदाबाद के अंदर ये वाला प्लेन। सबका फ़ोन भी आना शुरू हो गया। मुझे पता चल गया उस टाइम पे ही कि भाई अब कुछ रहा ही नहीं है। नहीं, उनको तो पसंद ही नहीं था कि मैं अकेले जा रहा हूँ, तो वो तो बोल ही रहे थे साथ में जाते साथ में जाते, लेकिन साथ में जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वीज़ा का वो सब का प्रोसेस करना पड़ता है। तो उस हिसाब से मुझे जल्दी जाना हुआ। मेरी भी इच्छा नहीं थी कि जल्दी जाओ, फिर मैं जाऊंगा तो फिर वापस वो जल्दी आएंगे। तो इस हिसाब से मैं 10 तारीख को मैं गया था, फरवरी को। तो उन्होंने बोला कि भाई 10 दिन रुक जाओ। और मैं तो वही सोच रहा था कि मैं साथ में होता तो अच्छा होता, तो जाते तो दोनों साथ में जाते। इन सब ने बोला कि भाई एक बार ट्राई करो, वहाँ जाके शायद कुछ अच्छा लगे। इस हिसाब से मैं वहाँ गया, लेकिन वहाँ पे मेरा रहना मुश्किल, सुबह में कुछ चल रहा है, लाइफ में कुछ है ही नहीं, जीने के लिए जी रहे, ऐसा ही चल रहा है अभी तो। जैसे भी क्या तो पूरा, शायद उन लोगों ने बोला था ये 2 हाथ नहीं थे और 11 से ये भागे थे। हमको तब पता चला कि हम अग्नि संस्कार के लिए स्मशान में गए थे, तो उस टाइम अग्नि संस्कार कफिन जला, फिर बाद में जो बॉडी थी उस टाइम पे हमने देखा। कृष्णा जी से विश्वास उठ गया है मेरा, उनके मंदिर में मैं ज़्यादा नहीं जाता, अब नफरत हो गई उनसे। वही साथ में थे, गीता भी साथ में थी। जो लोग इस हादसे में किसी तरह बच गए, उनकी ज़िंदगी भी पूरी तरह बदल गई है। अजय परमार के ज़ख्म देखकर कोई उन्हें काम नहीं देता और उनकी पत्नी अब उनके साथ नहीं रहती। मेरे को कोई जॉब पे रखता ही नहीं है, ना बोलता और आपको होएगा नहीं, और मैं टूट में नहीं कर सकूँगा, कोई रखता ही नहीं मेरे को। मेरी वाइफ भी चली गई, ना बोल रही हो, बोला आप पैसे चल गए मेरे को, अब आप काम धंधा करोगे नहीं तो मैं आके क्या करूँ। मैं सिविल में जॉब करता था, गार्डन में पानी डालता था। 1 बजे मैं रोज मम्मी के पास अतुल्य वन है ना, YGP का रास्ता है, उधर से निकलता हूँ खाने के लिए। मैं खाने नहीं गया होता तो मेरी ज़िंदगी बच जाती, पर मेरा रोज का रास्ता वही है। गेट के अंदर ही घुस ही रहा था, तब वो भड़का एकदम आग जैसा भड़का। मेरे उनमें ऐसा लगा कि इसका बाटला फूटा। मैं एक्टिवा रख के भगा। मेरे तो सब पाटा था, मेरा चेहरा देखा ही नहीं, सब पाटा ही था। अक्के सर इधर ये के मुंह पे तो अभी चामड़ी आ गई इधर। ये लोग ने बोला था, टाटा वाले ने, वेरिडिया कंपनी वाले ने सिविल में बोला हम आपको लीलावती में सर्जरी कराएंगे। अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। मैं फांसी खाने जा रहा था ये घर में, तब मेरे को पुलिस है ना इधर चांखेड़ा की पुलिस मेरे को बचाने आई थी। मेरी वाइफ नहीं, मैं जी के क्या करूँगा, काम धंधा तो चाहिए ना। मेरा मगज ही अमुक बार काम नहीं करता। घर में बैठता हूँ, इधर मानसिंह में चला जाता हूँ, घर में बैठा रहता हूँ, सो जाता हूँ, उठता हूँ, नींद ही नहीं आती रात को, वही अच्छा ही याद आता। सब सो गए, आँख सब जल गए साले,
जैसे देखा था मेरे सामने किसी गर्दन आती थी, फिर मेरी खुद वही मेरे को टेंशन रहता है, साला मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। इस हादसे में बचने वाले इकलौते शख्स थे रमेश कुमार विश्वास। उनकी जिंदगी भी अब पहले जैसी नहीं रह गई है। वो वीडियो सामने आया रमेश विश्वास का, और वो वीडियो देख के ज़्यादा लोग शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि वो वीडियो में वो ऐसे अंदर से बाहर चलते हुए आ रहा है, वो दिख रहा है, वो बोल रहा है अरे प्लेन क्रैश हो गया। और उस टाइम हमको पता नहीं था कि वो बंदा कौन है। वो बंदा बोल रहा था कि मैं प्लेन में से गिरा हुआ हूँ, वो बता रहा था उस टाइम, लेकिन हमको पता नहीं था। हॉस्पिटल पहुँचे, शाम को जब हमको रिलेटिव्स न्यूज़ की वगैरह से हमको कॉल आने लगे कि जो हमने जिसको सर्विस दी है, जिनको हमने हॉस्पिटल में पहुँचाया हुआ है, वो बंदा प्लेन से गिरा हुआ बंदा कुमार विश्वास है। विश्वास को बेसिकली बॉडी इंजरीज में अगर मैं उस टाइम का याद करूँगा तो फेशियल इंजरीज थी थोड़ी बहुत, थोड़े हैंड पे बर्न्स था। ओनली थिंग कि उसके साथ जो थे उनका भाई भी था, तो वही मतलब शुरू में तो उसका वही रहता है कि उसका क्या हुआ, बट अल्टीमेटली तो उसको मालूम पड़ना ही था और वो पड़ा था। तो वो थोड़ा दिमागी तौर पे बट नेचुरल है, तो उसको उसके लिए भी साइकोलॉजी के एंगल से देखेंगे तो भी बहुत ज़्यादा संभालना पड़ा था। 1991 में एक प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद के नरोडा में, उसका ओनली सर्वाइवल था। और वो मतलब कभी भी, क्योंकि वो आज तक में थी तो आज तक में वो आते थे, आके बैठते थे, फिर नंबर वगैरह उन्होंने लिया था, तो अचानक रात को फ़ोन कर देते, अरे प्लेन क्रैश हो गया है, प्लेन क्रैश हो गया है। तो उनका वो साइकोलॉजिकली ट्रॉमा जो था वो करीब आपको 15 साल 20 साल बाद भी दिख रहा था। आज भी वो नॉर्मल लाइफ तो नहीं ही जी रहे हैं। अगर मैं रमेश विश्वास की बात करूं जो ओनली सर्वाइवल है, शायद उनके लिए ये साइकोलॉजिकली ट्रॉमा जो होगा वो आज भी वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहे हैं जो 1 साल पहले वो जीते थे। क्रैश के बाद एक तरफ एयर इंडिया ने मुआवजा बांटना शुरू किया और दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने जांच शुरू की। क्योंकि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक अमेरिकन प्रोडक्ट है, इसीलिए वहां का नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB भी जांच का हिस्सा बना। और क्योंकि प्लेन में ब्रिटिश नागरिक सवार थे, इसीलिए वहां की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच भी इसमें शामिल हुई। 12 जुलाई 2025 को हादसे की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आई। इसके मुताबिक प्लेन 180 नॉट की स्पीड तक पहुंचा और तभी 1 सेकंड के अंतर पर दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विचेस रन से कट ऑफ पर चले गए। इससे दोनों इंजनों में फ्यूल सप्लाई बंद हो गई। एक पायलट ने दूसरे से पूछा भी, तुमने फ्यूल क्यों बंद किया? दूसरे पायलट ने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। 10 सेकंड बाद फ्यूल स्विच दोबारा रन पोजीशन पर लाए गए। इंजन 1 दोबारा शुरू भी हुआ, लेकिन तब तक जहाज पूरी तरह लिफ्ट खो चुका था और क्रैश हो गया। Why did you cut off? हवा में लटके इस एक वाक्य ने पायलट सुसाइड थ्योरी को जन्म दिया। क्योंकि AAIB ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक नहीं की है, ना ही ट्रांसक्रिप्ट दिया है, इसीलिए ये नहीं मालूम है कि ये किसकी आवाज़ है या इस वाक्य से पहले और बाद में क्या कहा गया। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये दावा किया गया है कि ये को पायलट क्लाइव कुंदर के शब्द थे। क्लाइव कुंदर पायलट इन कमांड कैप्टन सुमित सबरवाल से पूछ रहे थे कि आपने फ्यूल स्विच बंद क्यों किए। कैप्टन सबरवाल के परिवार ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। AAIB ने भी फरवरी 2026 में जाकर कहा कि अभी जांच चल रही है और जांच पूरी होने से पहले कयास लगाना गलत है। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ALPA, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स FIP और कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन जैसी संस्थाओं ने कहा है कि पायलट पर इल्ज़ाम लगाकर बोइंग, एयर इंडिया और नियामक संस्थाओं को जवाबदेही से बचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया है
कि AAIB की रिपोर्ट में किसी के दस्तखत क्यों नहीं थे। इसी तरह के सवाल हादसे में मारे गए लोगों के वकील भी उठाते हैं। उनका दावा है कि प्लेन में तकनीकी खामी थी। We've seen this very early narrative put forth by the AAIB preliminary report, which tended to try to spin a narrative of suicide or pilot intent, right? And so we've done our own analysis. We've done testing. We reviewed documents from Boeing and the FAA. And every day, it seems more apparent to me that this is not a pilot suicide or pilot intent case. This is more likely than not a case involving some technical issue with the aircraft. If the report was intended to show that the fuel switch cutoff caused the rat to deploy, then the sequence is backwards because the rat appears to be out earlier than that. If the rat is indeed not out earlier than that, the report itself indicates the rat is out and generating hydraulic power within 4 or 5 seconds of deployment. Now, that is counter to our understanding of the technical specifications for the rat, the way the system works. I do think that this early attempt to create a narrative of suicide has caused difficulties for the investigating agencies in India, because now any step that they take that tends to question that or disprove that obviously damages their credibility. एंड्रयूज ये भी कहते हैं कि बोइंग, एयर इंडिया और AAIB हादसे की स्वतंत्र जांच कर रहे समूहों से सहयोग नहीं कर रहे हैं। In terms of cooperation, we've not received really any cooperation with work that we've done. There are certain regulations that govern what the agencies can and should produce to the public and to folks like myself who are investigating the crash. But I will tell you that we have seen more cooperation in prior crashes than we've seen here. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ पीड़ितों को 1 साल बाद भी मालूम नहीं चल पाया है कि हादसे का जिम्मेदार कौन था, और दूसरी तरफ उन पर दबाव डाला जा रहा है कि अगर मुआवजा चाहिए तो आप ये लिख कर दीजिए कि आप एयर इंडिया, बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों पर कोई मुकदमा नहीं करेंगे। ये इल्ज़ाम हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की बेटी राधिका मिश्रा ने लगाए हैं। खबरगांव को अजय परमार ने भी यही बताया था। पैसा मेरे को रुकने दिया था, 25 लाख दिया था, फिर एक बार झूठी सही करवा दी, 5 लाख देख के सेटलमेंट करवा दिए। अब दवा का खर्चा कौन देगा? लीलावती में भी लेके नहीं गए। ये सब मिला मेरा, आपको हम एक्टिवा चल गई, मोबाइल चल गई, उसका पैसा देने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसा बोल के मेरे को 5 लाख दिया था। फिर मेरा भाईबंद से मेरे को पढ़ना नहीं आता, तो मेरे भाईबंद को कागज तो मेरे को दिया नहीं था, तो जो ईमेल आया था ना वो मैंने पढ़वाया था। अब ईमेल भी उन लोग ने डिलीट कर दिया, बोले तो सेटलमेंट का आपको पैसा दिया। तो मैंने बोला ही नहीं है सेटलमेंट का, मैं क्यों बोलूँगा सेटलमेंट का? बोला आपने बोला सेटलमेंट का, मैंने बोला ही नहीं। फिर मैंने भाईबंद से ईमेल करवाया, वो आपका पैसा देने के लिए मैं तैयार हूँ, 5 लाख। एक्टिवा का मेरा नो निकलता, जो आपका वो मैंने सेटलमेंट का बोला नहीं, वो मेरा हक है और राइट मेरे को वापस दो। बॉन्ड की भाषा ऐसी है कि एक बार दस्तखत करने के बाद लोग क्रैश हुए ड्रीमलाइनर को बनाने वाले, ऑपरेट करने वाले या किसी नियामक संस्था जैसे DGCA या भारत सरकार पर कोई सवाल नहीं उठा पाएंगे। पीड़ितों के वकील ने भी इसकी तस्दीक की है। And a release form was presented to individuals that we have seen that appears to try to indemnify everyone who might have any connection to this crash whatsoever, including Boeing, including the engine manufacturers, including some electronics manufacturers, and as well as Air India and others. It's inappropriate and unfair for a company with unequal bargaining power, a very sophisticated potential defendant, to use a release to try to convince victims to sign away rights that they may not know they have. 1 साल गुजर चुका है। हादसा कैसे हुआ और क्यों हुआ ये अभी तक साफ नहीं है। पायलट संगठन मांग कर रहे हैं कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की पूरी रिकॉर्डिंग, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से मिली पूरी जानकारी टाइम स्टैम्प के साथ सार्वजनिक कर दी जानी चाहिए, जैसा कि दुनिया भर में होता है।
भारत सरकार ने अभी तक अंतिम रिपोर्ट जारी नहीं की है। परिवार न्याय के इंतजार में है। वो उन्हें कब मिलेगा या मिलेगा भी कि नहीं, ये कोई नहीं जानता। पैसे की कोई कमी नहीं, छोकरा की कमी है मारे, क्यों करवाना पैसा? जितना भी कंपनसेशन दे देंगे कोई मतलब ही नहीं है। पैसे लेके मैं क्या करूँ? जो आदमी जिनके साथ हमने सपने देखे थे, पूरी लाइफ देखी थी, वही नहीं है तो मतलब क्या है? कोई मतलब ही नहीं है। क्या